नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। नेक्स्ट चैन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु जो है आपके चैप्टर नंबर 3, जो क्लास 10th के अंदर आपके जो है फुल मार्क्स दिलाने में जो है आपके ड्रीम 100 जो था, जिस मुहिम में हम चल रहे थे, वहां पर जो है आपके काम आ सकता है। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और मोस्ट लाइन जो एनसीईआरटी जो बनती है उसको भी हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आज एनसीईआरटी जो है वही लेके आ चुका हूँ। आज मैंने नोट्स नहीं बनाए, सीधे एनसीईआरटी को जो है मैं लेके आ चुका हूँ। सबसे पहला होता है भौतिक गुणधर्म, जिसको आप क्या कहते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप जिसे कहते हैं, तो उसको मैं लेके आ चुका हूँ। जल्दी से आपको वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके जो लाइन आएगी कि कुछ धातुएं यहाँ पर जो दे रखी है ना, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये जो सारी धातुएं जो दे रखी है ना, वो आसानी से मिलने वाली जो कुछ धातुएं हैं वो हमें देखना नहीं है, सिर्फ देखना है कि धातु है। धातुओं में जो है देखो, सतह, धातु की सतह चमकदार होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर जिसे धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है, धात्विक चमक का ये गुण कहलाएगा। उसके बाद धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है, इसको आप क्या कहते हैं, तो धातुओं को पीट कर एक पतली जो है चादर बनाई जाती है, जिसको आप क्या कह सकते हो, आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके रहने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं धातु के जो है पतले तार खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। एनसीईआरटी से ही पढ़ाने का उद्देश्य इसीलिए है क्योंकि कभी कभार बच्चे जो है पासबुक्स और इनके चक्कर में आकर पूरी एनसीईआरटी को बिखेर देते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी और बोर्ड का जो पेपर बनता है वो हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड बनता है। इसीलिए धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। कैसे, इस प्रेक्षण के माध्यम से जो है, एक एक्सपेरिमेंट है, उसके माध्यम से जो है ये किया गया है। यहाँ पर जो है एक धातु का जो है वायर, तार लिया गया है। उसके बाद तार का जो है ये खुला सिरा है, यहाँ पर एक पिन डाली हुई है, और नीचे जो बर्नर की सहायता से जो है आग जो है लगाई जा रही है। फिर भी देखिए धातु जो है वो ऊष्मा का सुचालन कर रही है, यहाँ पर जली नहीं है धातु, ठीक है। फिर आपसे मैं पूछूं, धातुएं जो होती है वो विद्युत की भी क्या होती है, आपके सुचालक होती है। छापना, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। धातुओं में ध्वनिकता जो है ना, ठोस कोई सतह होती है, कोई कठोर सतह होती है, उससे टकराने के गुण को ध्वनिकता कहते हैं, वो भी पाया जाता है। दूसरे नंबर पर अब हम पढ़ने वाले हैं अधातु, जिसे आप नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल क्या होता है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, इसके कुछ उदाहरण है। ब्रोमीन जो होती है वो ऐसी अधातु है जो द्रव है। जबकि मैं एक बात कहूँ आपसे, धातुओं में अगर पूछे द्रव धातु, अगर आपसे पूछे धातुओं में भी कोई द्रव होता है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो वो आपके कौन है, पारा। पारा क्या होता है, Hg, मर्क्यूरी जिसे कहा जाता है। जबकि आपसे पूछूं जबकि आपसे पूछूं अगर ब्रोमीन के बारे में आपको पूछा जाए, तो ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, ये भी आपको छापना है। फिर मैं आगे चलता हूँ, उसी क्रम में मैं आपको, देखो ये सारणी आपको कुछ इंक्लूडिंग करके बता रही है। एनसीईआरटी कोई भी चीज नॉर्मल से नहीं डालती है। एनसीईआरटी ने बताया है कि हाँ ये चीज इसलिए बनाई है, तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि भाई है, बस दिमाग में रखें। तो यहाँ पर जो है तत्व, कोई भी तत्व अपन धातु से ही लेंगे। ये धातु का कोई भी तत्व हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, कुछ भी हो, वो लिया, उसका चिन्ह ये रहे चिन्ह। सतह का प्रकार, अब सतह क्या होगी, चमकदार सतह। धातुओं की चमकदार सतह होती है, कठोर होती है धातुएं। आघात वर्धनीयता का गुण सब में है, कोई एल्यूमिनियम है ज्यादा है, कॉपर है, चांदी है। तन्यता का गुण भाई आपको मैंने बता दिया, गोल्ड में है।
अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। सभी लोग पूरी तरह से वीडियो में बने रहना। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। मर्क्यूरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये आपको छापना है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। और मैं ये 100% कह रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस हैं और ये आपको छापनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइंस हैं, आपको ये छापनी है। उसके बाद आपसे पूछूं, कार्बन। कार्बन की ऐसी धातुएं जो अपने विभिन्न अपरूपों में जो है पाई जाती हैं। कार्बन के अलग अलग प्रकार होते हैं अपरूप। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एक होता है सबसे, ये और हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और विद्युत का सुचालक कौन है? आपके ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है सारीय धातु। अब सारीय धातु कौन सी दे रखी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी धातुएं हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वह घनत्व व गलनांक भी जो है इनके कम होते हैं। आपको पूरा चैप्टर जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप डरिएगा नहीं कि भाई चैप्टर बहुत बड़ा है। जल्दी से आपको क्विकली वन शॉट के माध्यम से जो है मैं पढ़ाऊंगा। आपके कुछ देखो यहाँ पर लिखा है, अधिकांश धातुएं सॉरी अधिकांश अधातु नॉन मेटल्स ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं, एसिड बनाती हैं। जबकि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो धातु होगी, सभी ध्यान से सुन लो, जो धातु होगी वो क्षारीय ऑक्साइड होगी। क्या देगी? क्षारीय ऑक्साइड देगी। जबकि अम्ल जो है वो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। ये आपको छापना है। यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज बताने वाला हूँ जो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दे रखा है कमरे के ताप पर द्रव होती है। अब धातु का पूछ रहा है, कौन सी होती है? मर्क्यूरी। ये लो आंसर मिल गया। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अब सारी ही धातुएं ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। कोई भी लिख दो आप, कॉपर लिख दो आप, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी लिख सकते हो चाकू से आसानी से। ये आसानी से वाली तो सोडियम पोटेशियम सबसे ज्यादा है। ऊष्मा की कोई कुचालक धातु, वह धातु जो ऊष्मा की कुचालक होती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ऊष्मा का चालन न करे वो ऊष्मा की कुचालक धातुएं होती है। जैसे मर्क्यूरी, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके? मर्क्यूरी। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? एक श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का अगर दहन करेंगे तो ये जल जाएगा, कुछ नहीं होगा आपके। धातु जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, 2Cu, 2 कॉपर के 2 अणु थे, फिर ऑक्सीजन जुड़ा तो आगे 2CuO O बना दिया। लो, यहाँ पर 2 कॉपर ऑक्साइड बना दिया, मतलब कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो उसी प्रकार मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको 100% करवाऊंगा। ये आप छाप के ले लेना। सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही करवाऊंगा। उससे कोई लाइन ऐसे नहीं आपके बाहर जाएगी। और चली जाए लाइन तो आप जो है आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही मत करना, आप लाइन को देखते रहो। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपको जो मैं लाइन बता रहा हूँ कि ये छपने वाला है तो आएगा आपके। बोर्ड एग्जामिनर इसको छोड़ ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनोडीकरण। एनोडीकरण होता है एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ा देना, जिससे आप संक्षारण को रोक सकते हैं। और संक्षारण को रोकने से आपके जो संक्षारण क्या होता है? वायु के संपर्क में कोई नम वायु होती है, उसके संपर्क में कुछ भी आ सकता है ना। वायु के संपर्क में ऑक्सीजन जो आती है, ऑक्सीजन जो होती है वायु के अंदर, वो आपके जो क्या करती है, लोहे जैसे पदार्थ है, कुछ धात्विक पदार्थ है, उन पर जो है जम जाती है और उन पर एक पतली परत चढ़ा देती है, जिसे संक्षारण बोला जाता है। परंतु इसी संक्षारण को रोकने के लिए एनोडीकरण का प्रयोग किया जाता है। फिर है धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तब क्या होता है? तो जल से जब धातुएं, ये देखो धातुएं भाप पर भी अभिक्रिया कर रही है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, ये भी बोर्ड में आ सकता है, जो आप छोड़ना मत इस डायग्राम को भी। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाती है। वह धात्विक ऑक्साइड अगर जल से रिएक्शन करेगा
मैं बोल रहा हूँ धातु जल से जब रिएक्शन करेगी तब धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, परंतु धात्विक ऑक्साइड ने जब रिएक्शन की तब वो जल से करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये आपको छापना है। क्या होता जब धातु अम्लों से क्रिया करती, तो कुछ नहीं भाई साहब, लवण और हाइड्रोजन जो मिनरल होता है उसको बनाती और हाइड्रोजन भी उसके साथ जो है रिलीज हो जाता। ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग ध्यान में रखना, एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया को आपको मैं विशिष्ट तरीके से जो है समझाऊंगा। एक्वारेजिया क्या होता है आप सभी ध्यान से पढ़ लेना। एक्वारेजिया जो है, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया जो होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया को जो है आपके अम्ल राज भी बोला जाता है। ठीक है, अम्ल राज भी बोला जाता है। इसे जो है क्या है, शाही जल भी बोला जाता है, रॉयल वाटर। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है, इसे रॉयल वाटर भी बोला जाता है। और इसमें जो है आपके 3:1 में, 3:1 में HCl, HCl अनुपात HNO3 हो जाता है। और ये ऐसा लिक्विड है, ऐसा सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है, ये गोल्ड जैसी, प्लेटिनम जैसी प्रबल धातुओं को भी जो है गलाने की क्षमता रखता है। और यहाँ पर देखिए एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ एक प्रबल संक्षारक भी है जो गोल्ड व प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। एक बात आपसे फिर से कह देता हूँ कि देखो मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी ये जो भी क्रियाकलाप था, तो सबसे अधिक उष्माक्षेपी जो है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर देखो एक क्रम दे रखा है, इस क्रम को आप बड़े ही ध्यान से, बड़े ही तबीयत से जो है देखना। ये जो क्रम लिखा है ना वो बड़ी तबीयत से आपको देखना है। फिर अन्य धातु लवणों के साथ विलयन के, लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं वो भी आपको बता देता हूँ। कैसे अभिक्रिया करती है, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को सब उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती हैं। पिछले खंड में हमने देखा, आपको कुछ नहीं देखना है, जो मैं मोस्ट लाइन बता रहा हूँ ना वो पढ़ लो, मोस्ट ऑफ लाइंस बता रहा हूँ। देखो सबसे अधिक क्रियाशील ये आपके क्या होती है, सक्रियता श्रेणी। 10th क्लास के अंदर सक्रियता श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये याद रखना है। आपको जो पढ़ना है एनसीईआरटी से पढ़ना है। मैं आपको प्रत्येक लाइन जो है ईच ऑफ लाइंस बता रहा हूँ कि सारी ये देख लें। सक्रियता श्रेणी, जो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी, कौन कितना एक्टिव है, कौन कितना क्रियाशील है, कौन कितना रिएक्टिव है, कौन कितनी रिएक्शन करता, उस जो है सीरीज को दर्शाती है, सीरीज को बताती। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम देख लो, देखो लिखा है सबसे अधिक क्रियाशील है। फिर एक यहाँ पर अभी क्रियाशीलता घट रही है और लास्ट में सबसे कम क्रियाशील गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे क्रम जो है सीरीज जो है घटती जाती है, धातु व धातु अभिक्रिया रिएक्शन करती कैसे है, हाउ टू रिएक्ट धातु, सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल, ये रिएक्शन कैसे करती है आपको ये पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का निर्माण, ये देख लें, आपको मैं बता देता हूँ। मोस्ट मोस्ट ऑफ जो है आपको बता दूंगा। और आपको जो तगड़े से तगड़े जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक का जो है वीडियो कल मैं लेके 110% आपके आऊंगा। क्वेश्चन बैंक का जो वीडियो है वो आप सभी तैयार रहना क्वेश्चन बैंक के वीडियो के लिए, उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके छपने वाले हैं। फिर आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक, धातु से अधातु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। सभी बच्चे जो हैं इसको पढ़ लेना, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा वैद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। फिर आपको गुस्सा भी आ सकता है, तो देखो यहाँ से पढ़े, आयनिक यौगिकों के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। पहला है भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, वह थोड़े कठोर होते हैं और कुछ भंगुर भी होते हैं और टूट जाते हैं। गलनांक क्वथनांक की बात न करें तो अच्छा, क्योंकि सबके अधिक ही होते हैं।
घुलनशीलता जो है ये जल में घुलनशील है, जो है केरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में ये अघुलनशील अविलय होती है। विद्युत चालकता, विद्युत की ये चालक होती है और द्रव अवस्था में, ठीक है, जब विलयन में ये द्रव अवस्था में जब होती है ना तभी ये होता है, ये बाद में नहीं होता है। धातुओं की प्राप्ति, भूपर्पटी धातुओं का मुख्य सोर्स है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं और पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको मोस्ट ऑफ ये है आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है। अयस्क, अयस्क का सांद्रण कैसे होता है उसके बारे में। कुछ उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, कुछ मध्यम होती हैं और कुछ निम्न कोटि की धातुएं होती हैं। अगर आपके पास उच्च अभिक्रियाशील धातु है ना, तो आप गलित धातु जो होगी ना, आप पहले धातु को गलाएंगे, गलाने के बाद आप विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं, तो अगर कार्बोनेट अयस्क तो आप करेंगे निस्तापन। निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्बोनेट अयस्कों में ही होती है, और वर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सल्फाइड अयस्कों में होती है। और बोर्ड एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ हर साल पूछा जाने वाला जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा। ये भी वायु की उपस्थिति में, ये भी दोनों दोनों ही वायु की उपस्थिति में होती हैं। फिर धातु का ऑक्साइड में रूपांतरण हो जाता है, फिर धातु का अपचयन करके, शोधन करके जो है शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। निम्न कोटि की धातुएं में सल्फाइड अयस्क ही होते हैं जो भर्जन की प्रक्रिया द्वारा धातु होती है, और धातु का फिर परिष्करण करके इसका सांद्रण किया जाता है। और ये आपके सारी की सारी जो है विधियां हैं। फिर आपको मैं बता देता हूँ सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे जो धातुएं आती हैं वो आपको बता देते हैं। आप देख रहे हैं एक सिनेबार HGS, सिनेबार जो होता है ना, वो आपके जो मर्क्यूरी Hg होता है उसका ही एक क्या है, अयस्क है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मरकरी पारद का एक अयस्क है। और क्या कभी कभी जो है एनसीईआरटी जो क्या करती है, एनसीईआरटी बेस्ड लाइन डालती है जो समझ में तो आती नहीं है, सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके बीच। वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होती है, और इसको अधिक गर्म करेंगे तब ये मर्करी यानी HGS, ये रही HGS, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप देना है, और HgO अब आपके मैं बता देना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, पर आप चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब आप खुद कहेंगे कि जो है हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट और अच्छे से अच्छे तरीके से जो है पढ़ाएंगे। हम चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, सक्रियता श्रेणी को भी पढ़ाएंगे। आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पहले क्या, प्रकृति में ये प्राय सल्फाइड और कार्बोनेट पाई जाती है। अब आयरन है, जिंक, लेड, कॉपर, ये सारी किस्में सल्फाइड व कार्बोनेट, तो पूछा भी जा सकता है किस रूप में पाई जाती है। आपको भर्जन की डेफिनेशन चाहिए थी, ये भर्जन की डेफिनेशन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि जो एयर, वायु की उपस्थिति में आप टेम्परेचर से जो है सल्फाइड अयस्क जो होंगे वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसको भर्जन कहेंगे। और कार्बोनेट अयस्कों में क्या होती है, सीमित वायु होती है, और इस प्रक्रिया को निस्तापन कह देंगे। आपको एक रिएक्शन मैं बता देना चाहता हूँ, थर्मिट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। थर्मिट रिएक्शन जो होती है, छापना है आप सभी को, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन, जब आपने कभी रेल की पटरियां जो देखी होगी, जो डायग्राम दे रखा है उसके
दोबारा मैं समझा देता हूँ, ये प्रॉपर एनसीईआरटी का जो है ये आपके डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में जो है ये रेल की पटरी है, आपको दिख रही होगी। मैं अलग थोड़े से हाइलाइटर से आपको बता देता हूँ। ये रेल की पटरी है, ये भी रेल की पटरी है। ठीक है, ठीक है। इसको जो है आपके क्या किया जा रहा है, ये जो रेल की पटरी है उसके बीच ये जो लगा हुआ है वो संधित्र है। क्या हो जाएगा आपके संधित्र। संधित्र क्या होता है, संधित्र एक ऐसी मशीन होती है जिससे अलग अलग पटरियों को जोड़ा जा सकता है। और थर्मिट रिएक्शन जो होती है वो आपके थर्मिट रिएक्शन जो होती है ना वो आपके आधार बनाती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ थर्मिट रिएक्शन के बारे में। तो ये इसको जोड़ने में काम आती है, पटरियों को जोड़ने में थर्मिट रिएक्शन काम आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है धातुओं का परिष्करण जो हमने पढ़ लिया है। फिर है विद्युत अपघटनी परिष्करण, तो कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, जो गोल्ड है उसका भी क्या होता है आपके विद्युत अपघटन जो है किया जा सकता है। फिर आपसे पूछूं, आपको मैं सीधा बता देना चाहता हूँ ये होता है कैथोड। ये तो आपके होता है कैथोड। एक बार 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मुझे गैप दे दो। ये आपके हैं कैथोड और ये है एनोड। जब विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जब टेक्निक अपनाई जाती है, तब कैथोड की ओर तो शुद्ध पदार्थ चला जाता है जो एकदम प्योर होता है। प्योर मेटल जो होता है वो कैथोड की तरफ चला जाता है, वह एनोड की तरफ बचता है। तो क्या बचता है, कैथोड की तरफ जो है सिर्फ एक ही चीज बचती है और वह है आपके एनोड की तरफ, माफ कीजिएगा, एनोड की तरफ जो है एक ही चीज बचती है, वो है अविलेय पदार्थ, अशुद्धि, अनप्योर मेटल। और वो जो रहेगा उस अपद्रव्य को आपके एनोड पंख कहा जाएगा। ठीक है, उस अपद्रव्य को एनोड पंख कहा जाएगा। अब मैं थोड़ा संचारण के बारे में बात कर देता हूँ। और डायग्राम में जो है तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण दे चुका है। और बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं यूआईक्यू की घोषणा कर देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 110% छपने वाला इस साल बोर्ड 2025 जो है आप इस पर लगा सकते हैं। सीधा प्रश्न आएगा, तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाए, लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक ऑफ कॉपर। तो ये आपके डायग्राम आने वाला है, छपने वाला है। फिर आपसे पूछा जाए, ये देखिए, तो देखो मैं संसारण पर मैंने बता दिया था संसारण क्या है। आपने चैप्टर नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया था उसमें क्या लिखा था संसारण के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट वहां पर मैंने बता दिया था। संसारण जो है ऑक्साइड, ऑक्साइड की एक ऑक्सीजन की परत आ जाती है, वो लोहे पर था, पर वो एक प्रकार से जो है वो ऑक्सीकरण का ही जो है ऑक्सीकरण रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसका एग्जाम्पल था। आज वो उसके अलग से एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, तो वो आप ध्यान में रखना। यहाँ पर देखिए सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्शन हो जाती है। अब चांदी जो होती है, चांदी जो होती है ये रही आपके चांदी, सिल्वर, ये जो है वायु की उपस्थिति में आपके क्या पड़ जाती हैं, ये पड़ जाती हैं आपकी काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती हैं, काली पड़ जाती है। इस काले रंग का कारण क्या है ये पूछा जा सकता है, ये अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है। सिल्वर जो है सिल्वर सल्फाइड, ये काले रंग की परत सिल्वर सल्फाइड कहलाती है। एंड सिल्वर किससे रिएक्शन कर लेता है, तो वो सल्फर से रिएक्शन कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपर, तो कॉपर जो होता है उसका कैसा रंग हो जाता है आपके हरा रंग हो जाता है।
कॉपर का हरा रंग हो जाता है। हरा रंग जो होता है वो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। जो आपके है ना कॉपर कार्बोनेट के जो है कारण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके कारण होता है आपको पता होना चाहिए, कॉपर कार्बोनेट इस परत के कारण, यानी वो किससे रिएक्शन कर, वो कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन वो करता है CO2 के साथ, रिएक्शन करता है CO2 के साथ, और परत जो बनती है वो कॉपर कार्बोनेट की होती है। लोहे पर जो भूरा रंग आता है वो उसे जंग कहते हैं, और उसका जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। जंग का रासायनिक कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स हैं जो जंग लगने के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप अब हम बात करने वाले हैं संक्षारण जो होता है उससे कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं। सेफ्टी क्या है इस संक्षारण से, क्या आप पेंट लगा सकते हैं, तेल लगाकर, मैं आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइंस बता देता हूँ। आप तेल लगा सकते हैं, एक ग्रीस आता है ग्रीस लगा सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं आप, विद्युत लेपन, और विद्युत लेपन ओनली फॉर जो है किसके लिए होता है, तांबे की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं ना, ये सब तांबे की वस्तुएं, उसके लिए विद्युत लेपन होता है। एक होता है एनोडीकरण जो आगे मैंने बता दिया था, एक आपके जो होता है क्रोमियम लेपन, यहाँ पर एनसीईआरटी ने दे रखा है क्रोमियम लेपन भी दे रखा है, और एक वो जो धातु है ना उसकी मिश्रा तू बना दो तो उस पर जंग नहीं लग सकता है। ये सब लेपन जो है वो या तो ये देखो एनसीईआरटी को लोहे एवं इस्पात, या तो आपके लोहा है आयरन, या फिर इस्पात स्टील या एल्यूमिनियम की, ये सारे जो हैं उस पर ही ये सब लेपन कर सकते हैं। बाकी किसी पर जिंक, ये सब लेपन का मतलब होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की पतली परत चढ़ाना। एनोडीकरण पर ऑक्सीजन की पतली परत चढ़ा दी जाती है। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की एक विधि है मिश्रात्वन विधि जिसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखनी है। मिश्रात्वन विधि को ध्यान में रखना। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको करवाई है, तो आप इसकी चिंता मत करें कि बोर्ड एग्जाम में मिश्रातु धातु से ही बनने वाली एक होती है समांगी मिश्रण, धातुओं का समांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्रातु कहलाता है। यहाँ पर देखिए लोहे के साथ निकल क्रोमियम, तो आपको स्टेनलेस स्टील का जो है पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम, अब की बार ये भी आ सकता है स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किससे बना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके Fe प्लस निकल प्लस क्रोमियम से बना होता है स्टेनलेस स्टील। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, परंतु वो गला हुआ होता है, नरम होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट ही काम में लेते हैं, और 2 भाग तांबे के और चांदी के मिक्स करके ही काम में लिए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया, पर अब की बार बोर्ड एग्जाम्स पर पक्का क्वेश्चन जो है आपके छपेगा। लिखा है एक धातु पारद है, यानी मर्क्यूरी धातु है, मर्क्यूरी मेटल है, ठीक है, और उसका जो है मिश्रत्व है वो अमलगम है, तो मर्क्यूरी की मिश्रत्व तो हो जाएगी अमलगम, क्या हो जाएगी अमलगम। पर पूछ ले अयस्क, तो अयस्क हो जाएगा HgS सिनेबार, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो दिल्ली के अंदर जो लोह स्तंभ बना हुआ है उस पर जंग लगा ही नहीं, वो भी अलग कलाकारी से चमत्कार है, यहाँ पर एनसीईआरटी चमत्कार बता रही है। लोह स्तंभ 8 मीटर तो ऊंचा है और 6 टन 6000 किलो का है। तांबा और जस्ता यानी कॉपर एंड जिंक की एक और मिश्रातु पीतल, और पीतल नाम है उस मिश्रातु का। फिर एक तांबा और टिन की मिश्रातु है जिसका नाम है कांसा, और कांसा विद्युत की कुचालक है। इसका उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है, विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। यहाँ पर जो है ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, ठीक है। गलनांक जो है टिन और सीसा जिससे सोल्डर धातु होती है उसका बहुत ही कम होता है, सोल्डर धातु होती है, और सोल्डर धातु इसका काम वेल्डिंग में किया जाता है। तो इसी मैं बात कर रहा हूँ, इसी का तरह से हमारा जो चैप्टर जो है एंड हो चुका है, और आप जो है क्वेश्चन भी अगर कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया जो है हमने शुरू में ही पढ़ी थी। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक प्रबल तत्व जो होता है वो दूसरे उससे कम प्रबल तत्व को जो है अपने जगह से हटा देता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ना वो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है MgCl2 विलयन
में अगर एल्यूमीनियम तो AlCl2 बन जाएगा और मैग्नीशियम हट जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन एनसीईआरटी की टॉप लाइन है। लोहे के मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम कौन सी विधि प्रयुक्त करेंगे? ग्रीस लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, जिंक की परत या ऊपर के सभी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर रहेगा जिंक की परत चढ़ाएंगे। जिंक की जो है आपके परत चढ़ाएंगे, जिसको आप क्या कहते हैं? यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और अगर आप ये कहेंगे तो फिर देखा भी था आपने लोहे व इस्पात वालों में क्या काम आ रहा था? जिंक की परत, यसद लेपन ही आ रहा था। तो वहां पर एनसीईआरटी ने थोड़ा खेला खेल दिया और लोहे के फ्राइंग पैन वाला दे दिया एग्जाम्पल। कोई धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन कर उच्च गलनांक व यौगिक निर्मित करती है, तो यौगिक जल में विलय है। ये तत्व हो सकता है लोहा। अब ये एनसीईआरटी में आया था। टिन की अपेक्षा जिंक है